हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी विथ एचपी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बार लेकर के आए हैं इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम जो हमारी 20 अगस्त को होने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो से आपको अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों यूपी पेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो इस वीडियो से आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा दोस्तों पेट के लिए। तो चलिए अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं और अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, और इसके पहले दोस्तों 200 प्रश्न का वीडियो हमने बना चुका है। तो आज हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं इस सीरीज़ का। तो देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय मतलब 1947 की बात हो रही है दोस्तों। तो 1947 के समय अगर आप देखें तो कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने सीमांकन किया नहीं था, आपको पता ही होगा, और लॉरेंस ने किया नहीं था। तो सर सिरिल रेडक्लिफ दोस्तों, इन्हीं के नाम पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यह जो सर सिरिल रेडक्लिफ है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो दोस्तों, पहले जो था उड़ीसा और बिहार थे वह एक में ही थे, एक ही राज्य हुआ करते थे। और सन 1930 में क्या होता है कि यह दोनों राज्य अलग अलग हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो दोस्तों, एक आयोग था सैडलर, उसका संबंध अगर आप देखें तो पुलिस प्रशासन से नहीं था और राजस्व प्रशासन से नहीं था, न्याय से भी उसका कोई संबंध नहीं था। तो हमारे सैडलर आयोग का दोस्तों संबंध था शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो दोस्तों, प्रेस सेंसरशिप दोस्तों लागू की थी किन्होंने, तो हमारे वेलेस्ली हुआ करते थे, लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने लागू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट की बात की गई है दोस्तों। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो जोर दिया गया था दोस्तों वह था हमारा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। दोस्तों, तो यह कहा गया था किनके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था दोस्तों। तो 1932 में दोस्तों एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते थे। और किनके बीच हुआ था दोस्तों, यह समझौता हमारा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो समझौता हुआ था वह भारतीय दलित वर्ग के लिए हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था दोस्तों, किसने, तो हमारे सूर्य सेन ने आयोजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण थे वह हमारे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों 1946 में अगर आप बात करें अंतरिम कैबिनेट अध्यक्षता की दोस्तों, तो किन्होंने की थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। दोस्तों, यह जो समाचार पत्र था, सोम प्रकाश नाम का एक समाचार पत्र था, इसको हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो दोस्तों, जो कांग्रेस की तरफ से जो एक कैबिनेट मिशन योजना जो लागू की गई थी, जो लाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, तो इसके पूरी तरह से पक्ष में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के दोस्तों संपादक थे कौन, के रामकृष्ण पिल्लई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया। तो दोस्तों, यह जो हमारा प्रेस एक्ट था 1878 का, इसको हमारे लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो जो भारत का हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वह किस संवत पर आधारित है दोस्तों। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो यह जो दोस्तों आंदोलन था यह हमारे विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसमें क्या था, एक था भूदान और एक था ग्रामदान। इन दोनों में दोस्तों अंतर था। जो हमारा भूदान था इसका मतलब क्या था कि जो ज़मीन का कुछ टुकड़ा दोस्तों वो गरीब किसानों को दे देना या फिर गरीबों को दे देना, किससे लेकर के, ज़मींदारों से लेकर के कुछ हिस्सा क्या करना जो हमारे गरीब किसान थे उनको दे देना, उसे हम कहते थे भू आंदोलन। तो इसको जो प्रारंभ किया वह हमारे विनोबा भावे ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों लाख बख्श की बात करें दोस्तों तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में हमारे गुलाम वंश का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था दोस्तों? तो पहला तुगलक सुल्तान था हमारा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो बात करें हिंदू शाही राजवंश को दोस्तों तो यह स्थापित किया किसने? हमारे कल्लर ने। आगे बढ़ते हैं। तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों? तो जो अल बरूनी था वह इतिहासकार था महमूद गजनवी के काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह जो शुरुआत की गई थी मूल्य नियंत्रण पद्धति की, यह हमारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो दोस्तों यह विरोध किया हमारे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो दोस्तों जो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण था वह हमारा पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों जिस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत पर शासन कर रहा था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो दोस्तों जो अमीर खुसरो था उसने जो खड़ी बोली थी उसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का दोस्तों प्रचलन किया किसने? हमारे तुर्की ने किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है दोस्तों? तो हमारा जो सितार है उसको संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे दोस्तों हमारे रामानंद जी। आगे बढ़ते हैं हम। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बात करें संत कबीर का जन्म तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर जन्म नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था मृत्यु दोस्तों। तो संत कबीर की जो मृत्यु हुई थी हमारी वह हुई थी मगहर में। और बात करें इस मगहर की दोस्तों तो यह हमारा जीकेपी यानी कि गोरखपुर से यह 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। और अगर यहाँ पर जन्म की भी बात किया हुआ तो जन्म भी आपको बता देता हूँ। तो जन्म इनका दोस्तों काशी के निकट लहर तारा में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों? तो जो हमारे जहांगीर थे उनके समकालीन थे भक्त तुकाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो इसके प्रतिपादक थे हमारे शंकराचार्य जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो दोस्तों हमारे जो चैतन्य महाप्रभु थे इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी ही और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी दोस्तों। तो ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों महात्मा गांधी को एक केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और क्या किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने जो हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था जिसे हम 5 फरवरी तो 5 फरवरी 1922 को दोस्तों क्या होता है चौरी चौरक नामक कांड होता है। और उसी से क्षुब्ध होकर दोस्तों गांधी जी क्या करते हैं
असहयोग आंदोलन जो उन्होंने किया था वह वापस ले लेते हैं और केसर हिंद की उपाधि भी वापस कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था दोस्तों? तो हमारे मैडम भिखाजी कामा जी ने तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही था दोस्तों हमारा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया दोस्तों? तो 1911 में रद्द किया। और बंगाल विभाजन हुआ कब था दोस्तों? 1905 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव दोस्तों किस वकील ने किया था? तो दोस्तों अलीपुर जो बम कांड था तो उसमें CR दास नाम के एक वकील थे, उन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा आगा खां। जो आगा खां थे वह मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की दोस्तों स्थापना की थी किन्होंने? तो VD सावरकर जी ने अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन था एक, उसकी स्थापना की थी। तो किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था दोस्तों? तो हमारी जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। और दोस्तों इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूँ। तो ये जो सरोजनी नायडू की बात इसमें कही गई है, तो ये जो हमारी सरोजनी नायडू थी यह क्या थी? ये कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी हमारी कौन? सरोजनी नायडू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो दोस्तों सूरत की फूट जो हुई थी उसके बाद दोस्तों दो दल हुआ करते थे हमारे, नरम दल और गरम दल। तो ये जो फूट हुई थी सूरत की, उसके बाद जो कांग्रेस था दोस्तों वह नरम दल वालों के हाथ में आ गया था। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता की राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन हमारा अरविंद घोष जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी हमारी कब? 1913 में। चलिए, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी दोस्तों? तो यह जो स्थापना की थी हमारे किन्होंने? नवाब सलीमुल्लाह खान जी ने इसकी स्थापना हमारी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? तो दोस्तों अगर आप देखें तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो बात करें भारतीय अशांति जनक दोस्तों, तो इसके रूप में हमारे जाना जाता है किन्हें? बाल गंगाधर तिलक जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय जो थे वह लाल बाल पाल त्रिगुट का एक व्यक्ति थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था दोस्तों? जो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था वह था हमारा क्या? लोथल नगर था हमारा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो दोस्तों यह जो कथन है हमारा, यह कथन है हमारा जहांगीर जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों? तो जो मेवाड़ से युद्ध हुआ था दोस्तों और जो चित्तौड़ की संधि हुई थी तो यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो उसी की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी होगी। तो ये जो शासनकाल में दोस्तों हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 253 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो दोस्तों संगमरमर का काल हमारा कहलाता है किसका काल? तो दोस्तों हमारा यह काल कहलाता है जहांगीर का काल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम। तो किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो दोस्तों यह जो प्रथा थी यह प्रथा हमारी आरंभ की थी शेरशाह सूरी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी?
तो दोस्तों जो अकबर की संप्रभुता थी उसको मेवाड़ राज ने स्वीकार नहीं की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो एतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो दोस्तों यह जो हमारा मकबरा था यह आगरा में बनवाया किसने? हमारे नूरजहाँ ने बनवाया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? दोस्तों तो दोस्तों मुगल काल में हमारे बहुत सारे बंदरगाह थे, उनमें से जो हमारा बाबुल मक्का था उसको दोस्तों क्या कहा जाता था? सूरत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह हमारा हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। दोस्तों यह युद्ध हमारा हुआ था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों, आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो दोस्तों गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने हमारे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? दोस्तों तो यह जो दूसरी लड़ाई थी यह हमारी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों जो हमारा दीन इलाही नामक धर्म था यह धर्म हमारा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह धर्म हमारा शुरू किया गया दोस्तों किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों इस प्रथा को भी प्रारंभ किया, व्यवस्था को प्रारंभ किया अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? दोस्तों जो तानसेन था वह हमारे अकबर के दरबार में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों फारसी थी। तो सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों तो अकबर था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों मुगल राज्य की नींव पड़ी हमारी पानीपत की प्रथम युद्ध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकबर में निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? दोस्तों तो अबुल फजल ने लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, अकबर का फारसी अनुवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल उत्तरदायी था दोस्तों किस लिए? भू राजस्व सुधारों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो दोस्तों जो उपासना भवन बनवाया गया था अकबर के द्वारा उसका नाम था हमारा इबादत खाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? दोस्तों तो शाहजहां ने किया। तो अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था दोस्तों, तो उसका संरक्षक था युवा अवस्था में बैरम खान। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? दोस्तों जो कन्नौज था वहाँ पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? दोस्तों तो वह था हमारा तो बाबर ने यह शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दोस्तों महेश दास को दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? दोस्तों तो हमारा जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे दोस्तों, जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? दोस्तों तो वह था हमारा सिसोदिया वंश, जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? दोस्तों तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा।
किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की दोस्तों? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, पद्मावत की रचना की थी उन्होंने शेर शाह सूरी के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों हमारा जो शेर शाह सूरी था उसने क्या किया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया दोस्तों? हुमायूं ने किया। जी दोस्तों अगला प्रश्न, तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। तो किसने युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की दोस्तों? तो बिलग्राम का युद्ध जो था उसको जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान की स्थापना की थी। चलिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो रानी दुर्गावती थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद। किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था दोस्तों? तो औरंगजेब ने लगाया था। शिवाजी ने मुगलों को संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था दोस्तों? तो पुरंदर की जो संधि थी दोस्तों, इसी के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों को स्थानांतरित किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। तो दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला दोस्तों? जो दोस्तों था हमारा औरंगजेब। यह औरंगजेब दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन अपने अगर आप राज्य विस्तार के लिए देखें तो इसके बाद इसका कोई भी शासक ऐसा नहीं आया जिसने इसके जितना अपना राज्य विस्तार किया हो। लेकिन यह बहुत ही दोस्तों क्रूर शासक माना जाता है अपने समय का। इसने दोस्तों अपने बुढ़ौती तक इसने अपने युद्ध किया था। जब ये बूढ़ा हो गया था तब भी ये युद्ध करता रहता था। तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न, तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी दोस्तों? तो वह थी कंधार। तो आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था दोस्तों किसने? शेर शाह सूरी ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।